हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड को फिनिश कर लिया था, पर आपका काम क्या था? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना। पर अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये तो अपनी आदत है। तो इस आदत को बदल डालिए। अदरवाइज ये लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, आप समझ रहे होंगे। जितने भी ठेले वाले हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है, सबकी हालत बिगड़ी हुई है। अगर वो अच्छे से पढ़ाई किए होते, सोचो, अगर वो अच्छे से पढ़ाई किए होते, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में होते। अगर गवर्नमेंट जॉब में होते तो क्या होता? उनकी सैलरी तो आती, तो उनको इस स्थितियों का सामना ना करना पड़ता। अगर करना भी पड़ता तो आराम से उसको फेस कर लेते। तो आज से जग जाओ, सोना बंद करो और अपने काम में लग जाओ। आज मैं आपसे एक वादा करवाने वाला हूँ। मुझसे वादा करो कि मुझ पे एक एहसान करो कि तुम पढ़ाई के सिवा कोई और काम ना करो। आधे क्या मम्मी, ये सर ने भेजा वीडियो में देख रहा हूँ और यूट्यूब पे कुछ और चल रहा है। और आधे क्या करते हैं? व्हाट्सएप पे चैटिंग पे लगे हैं। कुछ तो डीपी बदलते हैं, दिन में 4 बार स्टेटस बदलते हैं, दूसरों का पढ़ते हैं, अपना पढ़वाते हैं। तो भाई साहब, इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। मम्मी को और पापा को झूठे बहाने दे करके आप उन्हें बहलाइए नहीं, पढ़ने में लग जाइए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप इसे आज का थॉट समझ लीजिए कि अगर मेहनत से बचनी है तो कड़ी मेहनत करनी है। फिर से सोच लो, सुनो, मेहनत से बचनी है तो कड़ी मेहनत करनी है। नहीं तो वही भाई ठेले वाले का हालत देख लो। पढ़ते समय उसने मेहनत से बच लिया, आज क्या कर रहा है? कड़ी मेहनत कर रहा है भाई साहब। पिछवाड़ा घिस जा रहा है और सीट भी घिस जा रही है। तो चमड़े की सीट लगवाता है, फिर भी वो घिस जाती है। अब सोच लो, मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत। तो मेरा मानना है आज कड़ी मेहनत कर लो, फिर बाद में आप कर नहीं पाओगे। बस यही लोग यार, मेरे साथ ही ऐसा होना था तो ऐसा आपके साथ नहीं होना था। आपने चाहा तो ऐसा हुआ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो नया चैप्टर है, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता उसका बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल। एक्चुअली ये क्लास 8 में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। आधे बच्चे तो इतने खुश होते हैं कि पढ़ डालते हैं। 6 में रहते, 7 में, तब भी बड़े भैया की किताब लेके पढ़ डालते। आधे इतने टोपा होते अपनी किताब बेच देते हैं। चेक करो, आप तो नहीं हो? है किताब, है ना पास में? अरे यार, मेरी भी पता नहीं कहाँ गायब है। चलो कोई बात नहीं, खरीद लो। नहीं है तो मैं तो भेजता ही हूँ कंटेंट। चलिए, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें 2 लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या पढ़ना है हमें? डाल्टन जी की एटॉमिक थियरी पढ़नी है। मतलब कि जो एटॉमिक थियरी होती है, एटम का जो थियरी होता है, वो डाल्टन जी का पढ़ना, और साथ में उनके पोस्टुलेट्स भी पढ़ने हैं, उनके ड्रॉबैक भी पढ़ने हैं। और एटम आयन मॉलिक्यूल, इस पे भी बात करनी है। अच्छा देखो, ये चैप्टर का नाम ही एटम आयन मॉलिक्यूल है, तो हमें पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। लेकिन क्या है ना, अभी मैं यहाँ पे इसको आपको लिखा दूँ, फिर आपके एनसीईआरटी में जब अंदर घुसेंगे तो उस पर कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक चीज़ 2 बार पढ़ा जाएगा। तो इसलिए आज मैं आपको नोट्स के लिए इस पर नहीं बोलूँगा, जो बताऊँगा उतना ही लिखिए। लेकिन क्या है कि एटम आयन मॉलिक्यूल हम लोग इनसाइड द चैप्टर ब्रीफ में बात करेंगे। केमिकल फार्मूला, मतलब कोई कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला कैसे बनता है। जैसे NaCl है, ये क्या है? कॉमन साल्ट है। तो ये NaCl कैसे बना? क्यों नहीं NaCl2 हो गया होता? क्यों नहीं Na2Cl हो गया होता? तो इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, बैलेंसी, और साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये क्लास 11th के लिए है, लेकिन आप में थोड़ा सा है, तो मोल। एक्चुअली मोल एक प्रकार की काउंटिंग यूनिट होती है जिसमें हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं। तो ये सारी हमारी बेसिक पॉइंट्स हैं। हम यहाँ पे इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता। एक बार पढ़ाएंगे, देर से पढ़ाएंगे, दुरुस्त पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन पॉइंट क्या है हमारा? तो इंट्रोडक्शन पॉइंट एटम का है। एटम, तो जैसे कि आपने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसमें आपको मैटर में सब कुछ बताया गया था। एटम बताया गया था, एलिमेंट बताया गया था, कंपाउंड बताया गया था, मिक्सचर बताया गया था, हेट्रोजीनियस बताया गया था, होमोजीनियस बताया गया था, सोल्यूशन बताया गया था ना, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताया गया था। तो अब मैं पिछली कहानी को दोहराऊंगा नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जाके प्लेलिस्ट में ओपन करिए, सारे चैनल सारे चैप्टर पढ़ें। वहाँ पे आप अपने क्लास वाइज चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ये एटम। एटम भाई साहब मतलब होता है अकेला, क्या होता है, सिंगल। एटम मीन्स सिंगल। अब जैसे ये सोडियम है, ये क्या होगा, एटम। तो कहोगे सर ये तो दो लोगों से मिलके बना है। नहीं भाई साहब, ये सोडियम का फार्मूला होता है। जब तक आपको फार्मूले का ज्ञान नहीं होगा, तभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आपको फार्मूले का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप नहीं जान पाओगे। ये देखिए नाइट्रोजन, ये क्या है, एटम। ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन ये भी एटम। ये ना कहना दो लगे हैं। देखिए भाई सर, एटम मतलब अकेला, लेकिन ये दो लोग के साथ नहीं, ये इसका फार्मूला ही यही है, ठीक है। अगर बात कर ले मालिक्यूल, मालिक्यूल मतलब होता है मिला करके, कंबाइन फॉर्म। कंबाइन फॉर्म मतलब कह सकते हैं यार, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम। मालिक्यूल क्या है, दो या दो से अधिक एटम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर ले, नाइट्रोजन था ना, अगर इसी को N2 कर दें तो ये क्या हो गया, मालिक्यूल। ऑक्सीजन था, O2 कर दें, मालिक्यूल। हाइड्रोजन था, H2 कर दें, मालिक्यूल। क्लोरीन था ना यहाँ पे, Cl2 कर दें, मालिक्यूल। ये सब क्या हो जाएंगे, मालिक्यूल, ठीक है। इसमें देखिए मालिक्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, होमो एटॉमिक होता है, हेट्रो एटॉमिक। अगर मालिक्यूल सिर्फ अपने ही लोगों से मिलके बना है तो होमो एटॉमिक बोलेंगे। अगर दो लोगों से या दो से अधिक लोग जुड़े हैं पर दोनों अलग अलग हैं तो उसको हेट्रो एटॉमिक बोलेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन है ना। जैसे ये देखिए, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना, O2। तो ये क्या था, होमो था, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर यही हम बना लेते C+2H2, CH4। अब भाई साहब इसमें देखो क्या लगा, हाइड्रोजन, एक क्या लगा, कार्बन। दो लोग हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक। समझ गए होंगे, हेट्रो एटॉमिक। जब दो अलग अलग लोगों से मिलके बनेगा, दो या दो से अधिक उससे कोई मतलब नहीं है, पर दो लोग होने चाहिए कम से कम। अलग अलग लोग हैं तो हेट्रो एटॉमिक, सेम लोग हैं तो होमो एटॉमिक, ठीक है। तो चलिए आज का करंट टॉपिक शुरू करते हैं। ये बेसिक चीजें थी, आयन क्या है, उस पर चार्ज आ जाएगा, तो जब समय आएगा तो आपको बताया जाएगा। अभी आप कूदने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आज का हमारा जो पहला हेडिंग होगा, ये आप की पॉइंट स्टार्ट करने से पहले लिख लिया करें। आज का जो हमारा पहला हेडिंग होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहली हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली इसके बारे में जो आपको डिटेल में पढ़ना हो क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ है तो पढ़ लेते। इसमें जो हमें फर्स्ट पढ़ना है ना, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई साहब ये लॉ हमें क्या सिखाता है, अब नाम से सोचो, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, संरक्षण, किसी चीज की सुरक्षा करना, रख लेना, खोने ना पाए, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेगा, तो मास की सुरक्षा करेगा। भाई जाहिर सी बात है, कंजर्व करने का मतलब क्या, सुरक्षित करना है। तो अब थोड़ी सी अंग्रेजी हो जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए केमिकल रिएक्शन जोड़ दिए हैं। आप कह सकते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा या कोई रिएक्शन होगा केमिकल, तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो यार, काहे इतने उतावले हो रहे हो, बताने तो आए हैं, बता के जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट का मास है, अब थोड़ी सी रिएक्शन तो क्लास 8 में देखी होगी, 7th में, तो एक एरो लगा होता है ना, एरो रिएक्शन में एक बाण का निशान लगा होता है भाई सब। तो जो बाण के निशान से पहले होता है, मतलब उसके टेल की तरफ, वो सब के सब होते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो बाण के मुंह की तरफ होता है, हेड की तरफ, वो सब होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इस लॉ के बारे में लिख लें। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of
वैसे मैं लिखूंगा नहीं डेफिनेशन, मैं बता दिया हूँ आपको, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जाने दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है, मास को हम बना भी नहीं सकते और मास को हम बिगाड़ भी नहीं सकते, ठीक है। यह हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप ये लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इसका, अगर आपको नोट्स बनानी है। मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू एन, सॉरी हाँ कह सकते हैं वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो मास neither created nor destroyed in a chemical reaction, means mass of reactant always equal to mass of product। और ये जो रूल है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में आपको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में यूज करना पड़ेगा। उसमें एक नीट आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, क्या ये बैलेंस के लिए, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता। हाँ, एक बार आया था कि बैलेंसिंग ऑफ पार्टिसिपेट, जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो उसका भी आंसर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये 10th का आया था, फिलहाल 9th में हम लोग हैं। तो चलिए, जैसे हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं, इसके लिए क्या लेते हैं, हमने लिया a प्लस बी और ये बन गया c प्लस डी। सपोज इसका जो मास था x ग्राम था, इसका मास था y ग्राम, जोड़ करके हो गया z ग्राम। अब इसका जो मास था, सपोज कर लीजिए स्मॉल a ग्राम प्लस स्मॉल b ग्राम इक्वल टू आ गया स्मॉल c ग्राम, ठीक है। अब हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, मतलब इनके जो टोटल मास है, इनका जो मास आया z ग्राम, ये किसके बराबर होना चाहिए, c के। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, z ग्राम मास इक्वल टू c ग्राम मास, ठीक है। इतना भाई साहब आपको समझना पड़ेगा। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। ये तो एक हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत इक्वेशन, ऐसी कोई इक्वेशन होती नहीं। चलिए अब देख लेते, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, कार्बन प्लस CO2 गिव्स, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। भाई साहब ये जो चीजें हैं, बिफोर एरो क्या होता है, रिएक्टेंट। जो एरो से पहले है इसको हम कह सकते हैं बिफोर एरो, बिफोर एरो, ठीक है। और ये क्या, आफ्टर एरो, आफ्टर एरो। आफ्टर एरो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब आपको तो भूलना ही चाहिए, जो एरो के बाद मतलब इससे जो चीज बनी है वो क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उत्पाद जो निकलता है बन के ना। तो जो आपके एरो के बाद होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जो एरो से पहले होता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। हिंदी में कहते हैं अभिकारक और उत्पाद। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट, ये क्या होगा, प्रोडक्ट। अब हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर आपको डेफिनेशन आ नहीं रही कि आप नहीं लिख रहे हैं, चलिए लिख देते हैं। मास कैन नॉट बी क्रिएट nor destroy in a chemical, बोर्ड भी खाली लग रहा था ना, रिएक्शन। मीन्स भाई साहब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब तो भाई हो गया आपकी वाली प्रोडक्ट। नाराज नवादे नाराज हो गए थे, या लिखते नहीं खाली पढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं भाई, पढ़ा नहीं रहे, दोनों कर रहे हैं। चलो देखो, अब भाई इसके लिए थोड़ा सा मैं जो लिखूंगा ना वो आपको आता नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय वो भी आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करिए 2-3 लेक्चर का, फिर आपको वो भी सिखा जाए। अब मैं कार्बन का कुछ रट्टाफिकेशन वाला मास लिखूंगा जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। तो अब टाइम आने पे आपको एटॉमिक मास भी बताया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी बताया जाएगा, एटॉमिक नंबर भी बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बताए जाएंगे, प्रोटॉन भी बताए जाएंगे। लेकिन आज के लिए तो आपको रटना पड़ेगा। इसे कार्बन का क्या होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 2 इक्वल टू कितना आया, जोड़ डालिए, मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, 44 ग्राम।
अब जब ये जुड़ा तो क्या बना, CO2। तो कार्बन का 12 था, ऑक्सीजन का कितना था 16 गुणे, अब भी कितना है 44 ग्राम। यही तो भाई आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ये क्या था, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये क्या था, प्रोडक्ट। तो भाई देखिए ये भी 44 ग्राम था और ये भी 44 ग्राम है। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। आप कहोगे सर आपने लैब का सामान तो लाया नहीं, कोई बात नहीं यार, हम तो आए हैं सॉरी। चलिए इसको इरेज करना चाहेंगे, फिर आपको करके दिखाते हैं और भी एग्जाम्पल। चलिए भाई आज ब्लू है पानी, पानी में कुछ आ जाते हैं करने। आपने एक फार्मूला तो सुना होगा ऑक्सीजन गैस का, दूसरा हमारा होती है, हमारी होती हमारा नहीं होता, आपकी भी हो सकती है, पानी H2O। इसका नाम भाई साहब है ऑक्सीजन गैस। क्या है, ऑक्सीजन गैस। और इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। अब इसका नाम भाई साहब वाटर। क्या है, ब्लू है पानी, पानी वाटर। सोच के बताओ ये रिएक्टेंट है कि ये रिएक्टेंट है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो खटाखट। ये रिएक्टेंट, ये हमें तो लग रहा है ये वाला रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा ना। चलो सोच के बताओ, अब नकल न करना। रिएक्टेंट और ये क्या होगा, प्रोडक्ट। चेक करते भाई, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो हमारे प्रोडक्ट के मास के इक्वल है या नहीं। चलिए देखते भाई। ऑक्सीजन अभी तो बताया था कितना होता है 16, पर 2 बार है ना, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आया ऑक्सीजन का 32 ग्राम। प्लस प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितनी बार है 4 टाइम। देखिए अगर इसको हटाएं तो ये H 2 बार है, अब पूरा 2 बार है। अभी इस डिजिट को भी बताएंगे आपको, आने दीजिए टाइम कि कब यहाँ लिखा जाता है कब यहाँ। तो ये 1 × 4 कितना हो गया भाई साहब टोटल 36 ग्राम। 36 ग्राम। यहाँ कितना हुआ चेक करिए, ये देखिए 2 हाइड्रोजन और ये 16 ऑक्सीजन 18 हो गया। अब 2 बार लिखा है तो 18 गुणे 2, टोटल कितना आया 36 ग्राम। भाई साहब चेक करिए जो मैंने कहा था वैसा हो रहा है क्या, आधे क्यों समझ लेंगे भैया। देखिए यहाँ 36 ग्राम रिएक्टेंट का मास था और यहाँ प्रोडक्ट का भी मास कितना है 36 ग्राम। इसका मतलब देखो क्या है, जब कोई केमिकल रिएक्शन किसी क्लोज सिस्टम में, तो ओपन में नहीं भाई साहब, ओपन में तो उड़ जाएगा जरूर, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। किसी क्लोज सिस्टम में होती है तो जितना रिएक्टेंट लिया जाता है रिएक्शन के बाद उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हमारा मास कहीं गुम नहीं होता, जितना रहता है रिएक्शन से पहले उतना प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्टेंट के बाद। ठीक है, मजे की बात और एक कर लेते हैं। चलिए भाई साहब आप मीथेन गैस को जलाने का प्रयास करते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं हम, बैलेंस रिएक्शन सब लिख रहे हैं जानबूझ करके, पर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समय आने पे आपको सब सिखा दिया जाएगा, लेकिन जो टॉपिक चले उसको छोड़ के कोई और टॉपिक सिखाना ये बहुत गंदी बात है। चलो कितना इसका भाई साहब, कार्बन का होता 12, हाइड्रोजन का होता 1 बट है 4, कितना हो गया टोटल 16 ग्राम। इसका कितना है, ऑक्सीजन का होता 16 पर 4 टाइम 16 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 64 ग्राम। टोटल आप ऐड कर डालिए कितना हो गया 80 ग्राम। देख लीजिएगा भाई साहब, ये किसका था, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का। चलिए प्रोडक्ट में आते हैं। कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन होता है 16 बट 2 बार है यहाँ पर, तो 32, 32 12 कितना हो गया देख लीजिए भाई साहब, 16 दूनी 32 12 44, इसका हो गया 44 ग्राम। प्लस ये भी तो प्रोडक्ट है ना, दोनों प्रोडक्ट, ये नहीं कि एक ही होता प्रोडक्ट भाई साहब, रिएक्टेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब चलिए इसका तो अभी आपने निकाला था, वाटर का क्या था 18 आया था, 18 आया था, लेकिन ये 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 36। भाई साहब 44 एंड 36 को ऐड कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो अब भी आ जाएगा 80 ग्राम। डन।
तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपके मास ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो ये चीज होती है। चलिए एक वेरिफिकेशन करते हैं भाई साहब। इस समय गवर्नमेंट भी टेली वेरिफिकेशन कराती है, आधार वेरिफिकेशन कराती है, गैस सिलेंडर बुक करते उसका वेरिफिकेशन होता है, बैंक में पैसा निकालते उसका वेरिफिकेशन होता है ना। आधे तो सो गए होंगे। चलो होता है तो दिखाते हैं हम भी एक वेरिफिकेशन करके कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता। चेक कर लें। चलो आधे तो कहेंगे यस सर, आधे कहेंगे नो सर, डूब गए, अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा। तो सो जा, फिर से उठना, फिर से वीडियो वहीं से शुरू करना। ये सारे के सारे जो नोट्स में होने चाहिए एग्जाम्पल, अगर नहीं होंगे तो फिर हम आपसे बाद में मिलेंगे, समझ लेना। चलो भाई, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए इसके लिए हमें एक करना होगा एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम घर पर हैं, लॉकडाउन चल रहा है यार। आपके पास है क्या? वो तो मेरे पास भिजवा देना, मैं करके दिखा रहा हूँ। चलो भाई साहब, इस एक्सपेरिमेंट के करने के लिए हमें लेना पड़ेगा कुछ मटेरियल, जिसमें हम पहला मटेरियल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। कितने ml का ले ले भाई साहब? 10 ml। 10 ml टेस्ट ट्यूब, ठीक। और दूसरा हम ले लेंगे कोनिकल फ्लास्क। कितने ml का ले लें? सोच के बताओ भाई साहब, सिरका थोड़ी डालना है, केमिकल ही तो रखनी है। चलिए ये हम ले लेते हैं 200 ml का। 200 ml कोनिकल। आधे तो लैब का मुँह नहीं देखेंगे, तो भाई साहब उनको पता नहीं होगा क्या होता है। तो कोई बात नहीं, स्कूल खुलने के बाद देख लेना। कोनिकल फ्लास्क। एक ले लेते हैं हम लोग रबर का कॉर्क। कॉर्क कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है, रबर का होता कॉर्क। अब इस सब का हम क्या करेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आपका NaCl। क्या चाहिए? NaCl, इसको कहते हैं साल्ट। कौन सा साल्ट? कॉमन साल्ट। और दूसरा क्या चाहिए भाई साहब? हमें चाहिए सिल्वर क्लोराइड। चलिए देखते हैं वो भी। नहीं, सिल्वर क्लोराइड नहीं चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। सिल्वर क्लोराइड तो बनेगा AgNO। ठीक है, ये हमारा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये केमिकल आपको मिलेगा लैब में। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। चलिए भाई आ जाते हैं। पहले क्या करेंगे, हम कुछ अमाउंट AgNO3 का इसमें रख देंगे। किसमें? इसमें। सपोज हमने 5 ml ले लिया। एक चीज और हमें चाहिए, बैलेंसिंग मशीन, वेट करने वाली मशीन। हमने इसमें क्या भर दिया? हमने भरा भाई साहब 5 ml AgNO3। अब मेरा मन कर रहा है यार ना, इस टेस्ट ट्यूब को इसमें डालने का। डाल दें? चलो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, उठा करके डाल दे। स्टेप फर्स्ट इसमें ले लिया हमने इतना, और दूसरे स्टेप में अभी और लेना। क्या? दूसरे स्टेप में इसमें भी भरना है भाई साहब हमें। क्या भर दें? ओहो, हमारा तो मन कर रहा है इसमें खाने वाला नमक डाल देते हैं। कितना डाल दें? चलो वेट कर लेते हैं। 10 ग्राम डाल देते हैं NaCl। अब भाई साहब ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। भाई साहब ये लैब में होगा, मैंने इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा लिया। इसमें क्या लिया? 5 ml AgNO3 लिया। इसमें क्या लिया? 10 ग्राम NaCl। मिक्स कर दिया। ठीक है। चलो मिक्स करने के बाद क्या बन के आया होगा? ये भैया देखो, आधे कहेंगे इतना पतला इसका मुंह, इसमें इतना मोटा कैसे जाएगा? तो एक्चुअली मेरा फिगर पतला बन गया है भाई साहब, वो मोटा होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब आराम से जा सकता है। चलो मैंने साइज बढ़ा दिया ताकि आप नाराज ना हो। वो आधे मुंह फुला लेते हैं ना, दिक्कत तो ये है। चल अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी क्या था?
ये क्या था भैया, NaCl, और इसमें हमने टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर डाल दिया कुछ ऐसे, ये वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यहाँ डाल दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था भाई साहब, हमने उल्टा कलर पलट कर डाला है, थोड़ा सा बदल देते हैं, नहीं तो आपको एक बार इसको इस कलर से दिखाते, एक बार इस कलर से, एक्चुअल में होता किस कलर से, तो जैसा इसमें एक भी कलर से नहीं होता। चलो ये क्या रहा होगा हमारा, NaCl रहा होगा, ठीक है, लिक्विड में नहीं रहेगा, सॉलिड में रहेगा। हाँ, नहीं तो आधे कह दो हमने तो कभी पानी वाला देखा नहीं, हमने तो देखा भाई सब, समुद्र का पानी देख लो इसमें रहता है, तो लिक्विड में ही रहेगा। अब हम भैया इसमें क्या करेंगे ना, इसके गले पे एक बांध देंगे धागा। अब ये जो कॉर्क था ना, इस कॉर्क को यहाँ लगा देंगे इसके माउथ पर, क्या करेंगे इससे इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। समझिएगा भैया, समझिएगा, हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। ये इसके गले में हमने क्या बांध दिया, लाल टाई। अब भैया क्या है ना, ये मुंह खुला छोड़ेंगे, ये वाला बंदे नहीं करेंगे। अब इसको हम वेट करेंगे, बैलेंस मशीन से क्या करेंगे, बैलेंस मशीन से इसका वेट करेंगे, ठीक है। सपोज हमने वेट किया, इसका जो टोटल भार आया कितना आ गया, 180 ग्राम आ गया, 180 ग्राम आ गया, ठीक है। समझिएगा, ये पूरे का मतलब इसमें मटेरियल भी था, साथ में क्या था आपका केमिकल भी था, केमिकल था, और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट था। अब तीसरा स्टेप, ये तो दूसरा स्टेप था। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, इसको इसमें पलट देंगे, क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे पलटेंगे। तो भैया हमारा तो मन कर रहा है इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसे खुद ही गिर जाएगा, आधे कह रहे नहीं गिरेगा, अरे भाई दबंग थोड़ी, गिरा देंगे हम, आप भी करके देखो गिर जाएगा। अरे भैया इसको पलट दो ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इसको पूरा पलट दो, कॉर्क लगा मटेरियल तो बाहर जाएगा नहीं। अब क्या होगा, ए राम, ये सब क्या क्या करना पड़ता है तुम लोग के साथ। चलो इसमें कॉर्क लगा, ये सब बंद था, ठीक है, फिगर बदल बदल के बन रहा, कोई दिक्कत। अब ये सब पहले से क्या था, इसमें साल्ट था, अब इसमें क्या आ गया होगा, अब इसमें साल्ट मतलब NaCl आ गया, प्लस में क्या आ गया, AgNO3 आ गया। ये स्टेप क्या था, इसके बाद वाला था, थर्ड वाला। अब इसको आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, लीव फॉर 30 मिनट, लीव फॉर 30 मिनट, ठीक है। जब आप इसे छोड़ेंगे ना भाई साहब, तो इसमें एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होती देखते हैं। NaCl था पहले, किसके साथ रिएक्शन कराया, AgNO3 के साथ, ये बन जाएगा AgCl, ये इसी का प्रेसिपिटेट, प्लस NaNO3, NaNO3। तो भैया 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 ये रिएक्शन कहाँ हुई होगी, इसके अंदर। तो जब ये आफ्टर 30 मिनट हो गया, तो इसका फिर से हम वेट करेंगे, वेट करेंगे तो देखेंगे अगर 180 ग्राम था, इसका कुछ भी हो सकता है, जितना आप अमाउंट लेंगे ऐसा नहीं यही आएगा। तो जो आपने वेट किया था रिएक्शन से पहले, और जब आप बाद में करेंगे तो उतना ही आएगा, दोनों का भार अब भी आएगा। तो कितना यहाँ पर आएगा इसका भार, इन दोनों का भार हमने पहले कितना लिया था, 180 ग्राम, अब भी कितना आएगा, 180 ग्राम। तो इस वेरिफिकेशन से ये प्रूफ हो गया कि किसी भी रिएक्टेंट का जो अमाउंट लेकर के रिएक्शन कराई जाती है, रिएक्शन के पश्चात मतलब आफ्टर द रिएक्शन सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इसका क्या है, दोनों पल्ला बराबर है, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, तो भाई साहब दोनों में मास क्या होगा, बराबर होगा। बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, जैसे x ग्राम था तो x ग्राम इधर भी मिलेगा। ये एक रिएक्टेंट हो सकता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट भी अकेला हो सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप किस टाइप से पढ़ रहे हैं ये तुम आप पे डिपेंड करता है। और आज का आपका वर्क है, ये नोट्स बनाइए, कमेंट में लिखिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद।